अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अशर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं उस अफसोसनाक हादसे का जिक्र करना चाहूँगी अपनी जानिब से और अपने इदारे की जानिब से। टाइटन आबदोस को जो हादसा पेश आया है उस पर अफसोस का और ताज़ियत का इजहार करती हूँ। उसमें 5 लोग अपनी कीमती जानों से चले गए और उसमें 2 पाकिस्तानी ताजिर भी शामिल थे। 2 पाकिस्तानी ताजिर जिनमें शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद भी थे। एक शौक़ था कि टाइटैनिक का जो मलबा है उसे देखने जाया जाए, लेकिन बदकिस्मती कह लें इसे कि ये ख्वाब पूरा ना हुआ और मौत मिल गई। ये जो दो पाकिस्तानी इस हादसे में अपनी जान से चले गए हैं, ये मशहूर ताजिर हैं और इनके पाकिस्तान से बाहर कार खैर के कामों में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और ख़ानदान को सब्र अता करे, आमीन। अब हम प्रोग्राम में बात कर लेते हैं जो आज के हमारे टॉपिक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई, दूसरी समाअत थी जिसमें फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं उस पर आज समाअत हुई। सिविल सोसाइटी के वकील ने दलाइल दिए, जजेस के क्या रिमार्क्स से, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मेयर कराची का इंतखाब तो हो गया है, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से अभी तक इस इंतखाब को जो है वो कबूल नहीं किया गया है। इस इंतखाब को चैलेंज कर रखा है जमात इस्लामी ने। आज हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने एहतजाजी जलसे से खिताब किया और उनकी जानिब से वही मुतालिबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया है और पीपल्स पार्टी ने धांधली के ज़रिए जो है वो अपना मेयर कराची मुंतखब कर लिया है और इस मामले को हम छोड़ेंगे नहीं, हर फोरम पर इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। तो क्या जमात इस्लामी की सुनवाई होगी या ये मामला इसी तरह से चलता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सनतकारों से मिलने के लिए एप्टिमा हाउस लाहौर पहुँचे। सनतकारों से उनकी मुलाकात हुई। सनतकारों ने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल हैं, लोड शेडिंग का मसला है, गैस का मसला है, इस हवाले से उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी और ताजिरों के दरमियान क्या मुलाकात में बातें हुई, क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई और ये मसला अब किस हद तक हल होगा, तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मोदी जो कि अमेरिका के दौरे पर हैं, आज जब वो वाइट हाउस गए तो वाइट हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से जो है वो मुजाहरे किए गए, एहतजाज किया गया, क्योंकि भारत में इंसानी हुकूक की जिस तरह से खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और भारत ढिठाई से उस पर कायम है। क्या ये जो एहतजाज, कल भी हमने देखा था कि एहतजाज वहाँ पर किया गया था, आज भी एहतजाज जो है वो किया गया है, तो क्या एहतजाज की कोई सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी? क्या जो भारत की ढिठाई है वो ख़त्म होगी या फिर ये एक इसकी कोई हैसियत नहीं है? क्योंकि एक ख़त भी हमने देखा था कि तहरीर किया गया था कि भारत में जिस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ये तमाम मामलात हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। मुनव्वर भट्ट लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ रफ़ीक ने इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। इम्तियाज़ खान फरान साहब कराची में स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आज शामिल हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, ज़रा आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आज दूसरी समाअत थी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़। आज क्या अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं, क्या इस्तफ़सार किया गया और दूसरा ये कि क्या आज वकील की जानिब से दलाइल दिए गए इस मामले को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बिल्कुल सिविलियन जो लोग हैं उनका फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का जो केस है, कल से इसकी इब्तिदा हुई और जिस तरीके से बेंच टूटा और फिर सात बेंच ने दोबारा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में समाअत की। आज जो है वकला के जो दलाइल हैं वो जारी रहे और जो कल हम देख रहे थे कि एक हुक्म इम्तनाई जो है वो कोशिश की गई कि फौरी तौर पर उसको दिया जाए ताकि अगर ट्रायल कहीं पर हो रहा है तो उसको रोका जा सके, लेकिन उसकी दरख्वास्त तो मुस्तरद हो गई थी गुज़िश्ता रोज़। आज बहरहाल जो दलाइल दिए गए उस दलाइल में जो वकला से हमारी बात हुई है उसमें ये देखा जा सकता है कि शायद कोर्ट जो है वो कन्विंस होने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो फौजी अदालतें हैं वो काम कर सकती हैं, जबकि दहशतगर्दी कोर्ट्स जो है वो भी इसी तनाजुर में बनाई गई थी कि इंसदाद दहशतगर्दी के जो वाक़यात होंगे उसमें 780A लगाई जाएगी और उन दफ़ात के ऊपर सिविलियन का वहाँ पर ट्रायल होगा। अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं और उसके बाद आया मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनके अंदर सिविलियन का
जो है वो ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने आया है आज की तमाम प्रोसीडिंग का अगर हम अहाता करें तो। अब देखना ये है, और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये रिमार्क्स में ये बात सामने आई है और इस बात का इंदिया दिया गया है कि कोर्ट जो है वो ईद की छुट्टियों से पहले जो है इस केस को वो कंक्लूड करना चाहती है, और उसमें यह है कि ये तवक्को की जा रही है कि मंगल को शायद इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी बेंच की जानिब से कोई फैसला आने का इम्कान जाहिर कर रहे हैं वकला। लेकिन एक नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इंसदाद दहशतगर्दी की कोर्ट्स मौजूद हैं तो फिर सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि अगर मुकदमात जो है वो दर्ज हो रहे हैं 780A के तहत, और मुकदमात में मिलिट्री एक्ट की जो है खिलाफ वर्जी या सीक्रेट एक्ट की जो दफात है वो शामिल नहीं है, तो फिर उन मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कैसे किया जा सकता है। ये दूसरा एक अहम नुक्ता जो है वो आज सामने आया है कि अगर आपकी जो मुकदमात हैं या तो वो जब दर्ज होंगे तो उसके ऊपर वो मिलिट्री सीक्रेट एक्ट की दिफात है वो लगेंगी, या ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी वो लगेगी, या टेररिस्ट की जो एक्ट्स है वो लगेंगे। अगर वो लगेंगे मुकदमात तो ही उन मुतलका कोर्ट्स में जाएंगे। सो इन तमाम सूरत के तनाजुर में लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट मंगल तक जो है इस मामले को निपटाने के मूड में नजर आती है। अच्छा मुनव्वर, आपको क्या लगता है, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से खदशे का इजहार किया गया है कि अंदेशा है कि इस बेंच का फैसला भी 14 मई के फैसले से दो चार ना हो, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं इस बात के ऊपर राना साहब के मौक़िफ़ की तायीद करूंगा, क्योंकि राना साहब 14 मई के जो फैसला हुआ था उसके ऊपर वो अहम स्टेक होल्डर थे। यहाँ पे एक छोटी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क के 3 सतून होते हैं। रियासत के 3 सतून है, जिसमें एक अदलिया है, एक इंतजामिया और एक आर्मी जुडिशरी। तो यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख ये बता रही है कि जब जब कोई फैसले पे अमल हुआ तो 2 सतून एक साइड पे खड़े नजर आए हैं। अगर अदलिया के साथ आर्मी का सतून जो है वो साथ में खड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो उसका रोल बैक हुआ, और यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था। और जब यहाँ पे अदलिया और इंतजामिया इकट्ठी हुई थी, पार्लियामेंट इकट्ठी हुई थी, तो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो है वो उनकी बहाली भी हो गई थी, और जहां से उनकी नॉड आई थी वो भी सबको पता है। तो इस वक्त जो मुझे लग रहा है कि भी यहाँ पे अदलिया जो है वो एक तरफ खड़ी है और बाकी रियासत के 2 सतून दूसरी तरफ है, तो अभी जो भी फैसला आएगा उसका हशर वही होगा जो कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फैसले के वक्त आया था। तो अभी इस तरह की सूरत हाल मुझे लग रही है, बाकी खुदा बेहतर जानता है कल को क्या हो। अच्छा ठीक है इम्तियाज साहब, आज अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं, जो सवालात उठाए गए हैं, कुछ नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है? मुख्तसर बताइएगा। बदनसीबी की बात है कि हमारी अदालती प्रोसीडिंग का जिक्र ही रिमार्क्स के हवाले से होता है। 2 रिमार्क्स बड़े मशहूर हुए थे, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर। उसके जो खालिक थे उन रिमार्क्स के, चीफ जस्टिस जो बाद में चीफ जस्टिस बने थे आसिफ सईद खोसा साहब, उन्होंने वजाहत की थी कि ये तो मेरे जस्ट रिमार्क्स थे, ये पार्ट ऑफ डिसीजन नहीं है। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने वो गॉडफादर और सिसिलियन माफिया वाली जो एक गर्दान थी जो नवाज शरीफ के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ, वो ख़त्म की थी। तो या तो हमें हमारी अदालतों को इन रिमार्क से निकलना चाहिए और इन रिटन चेट होनी चाहिए कि ना भी वकला जवाब दें, वकला सवाल दें। सारा मामला हमारा चल रहा होता है रिमार्क्स के ऊपर और पता चलता है कि फैसला दूसरा निकलता है। देखें जो भट्ट साहब कह रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह के सेंस में आपने पूछा था उनसे, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही है। जस्टिस 5 ईसा जो कि आने वाले चीफ जस्टिस हैं, और एक सीनियर जस्टिस तारिक मसूद के इस बात के बाद कि जो ये सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट है जो कि कौमी असम्बली ने मंजूर किया है, सेनेट ने मंजूर किया है, उसके ऊपर फैसला किए बगैर या तो आपको उसके खिलाफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। आपने सुप्रीम कोर्ट ने वो एडमिट भी की हुई है, उस पर हेयरिंग की डेट भी दी हुई है, और फिर जब उसके और कल एतजाज हसन कह रहे थे कि ये जो फौजी अदालतों के खिलाफ है ये ह्यूमन राइट्स का मामला है। मैं एतजाज हसन साहब से इंतहाई मुअद्दबाना दरख्वास्त करूंगा कि प्रोसीजर एक्ट उससे बड़ा ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है, क्योंकि इस फौजी अदालतों का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ 9 मई के वाकयात से,
लेकिन उस प्रोसीजर एक्ट का ताल्लुक मुस्तकिल तौर पर बुनियादी हुकूक से है सही। कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है। तो एतजाज हसन साहब को चाहिए, लतीफ खोसा साहब को चाहिए, अनापरस्ती छोड़ दें यहाँ पर, आप सही। थोड़ा सा डिले करें। अगर फौजी अदालतों में केस चले भी गए तो क्या 5-6 दिन में फैसला हो जाएगा उसका? वहां पे भी वकील पेश होंगे, तो एक टाइम आपको मिलेगा। उस दौरान आप चीफ जस्टिस से अपील करें कि ये प्रोसीजर एक्ट जिसपे जी। फाइज ईसा साहब ने एक सवाल उठाया है, जी इम्तियाज तारिक साहब। मसूद ने उनसे यानी कि एग्री किया है, पहले उसका फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है? अगर मंगल तक उस प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फैसला हो जाए तो क्या हर्ज है? अगर ये नहीं है तो सही। ये वाला फैसला भी मुतनाज़ा होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ खुद एडमिट की है दरखास्त, और उनसे उनका एक पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का है कि उसके इख्तियारात क्या है वो चैलेंज हुए हुए सही। बकौल उनके। ठीक वरना है। तो सुप्रीम ये जो भट्ट साहब फरमा रहे थे आइन का मुकन्नना अदलिया इंतजामिया, इंतजाम। 3 है सुतून, टॉप ऑफ द मोस्ट मुकन्नना है, उसका सही। फैसला है वो। ठीक है, अब मंगल को हम देख लेंगे कि क्या फैसला आता है। मुमकिन तौर पर ये फैसला सामने आ जाएगा। कैसर शरीफ साहब, आपसे मैं ज़रा इस मामले पर बात करना चाहूँगी कि मेयर कराची का इंतखाब तो हो गया है, लेकिन आपकी जानिब से अभी तक इस इंतखाब को कबूल नहीं किया गया है, चैलेंज कर रखा है आपने, हर फोरम पर आवाज़ उठा रहे हैं। आज जमात इस्लामी की जानिब से इस्लामाबाद में एहतजाजी जलसा भी किया गया है। आप कितने पुरुम्मीद हैं कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? और जो मेयर कराची का इंतखाब हुआ है, आप लोगों का ये इल्ज़ाम है कि धांधली की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हम पहले दिन से कराची मेयर की सिलेक्शन को मुस्तरद कर चुके हैं, और ये बात जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आई कि लोगों पर दबाव डाला गया, लोगों को यरगमाल बनाया गया, और शहर कराची की गलियों में जमहूरियत को दफन करने की कोशिश की गई, और जमहूर की जो आवाज़ थी उसको दबाने की कोशिश की गई, जिसके हवाले से जमात इस्लामी ने अपना मौक़िफ़ दिया था कि हम इस हवाले से तमाम आइनी कानूनी जद्दोजहद जो है वो करेंगे। आज हमारा इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो एहतजाज था। ये हमारा जमहूरी हक है कि हम जो है वो एहतजाज करें और आवाज़ बुलंद करें, और इलेक्शन कमीशन ने जो नामुनासिब रवैया रखा है अभी तक, और जिस तरह उन्होंने कराची के इलेक्शन की हिफाजत नहीं की बल्कि फरीक बना है, उसको भी हमने एक्सपोज करना है। और हम आवाम की अदालत में भी, जमहूर की अदालत में भी इस केस को ले गए हैं, और आवाम के साथ भी इसका एहतजाज होगा, और बाकी अदालतों में भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इस चीज़ को कालादम करार दिया जाए और दोबारा से जो है वो इलेक्शन जो है उसका इनेकाद किया जाए, ताकि जो हकीकी जमहूरी अमल है वो मुकम्मल हो, और जिनके पास ज़्यादा नंबर्स हैं, वोटों की तादाद ज़्यादा है, और जिस इत्तेहाद के पास जो है वो ज़्यादा नंबर्स हैं उसका मेयर बने। और वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो इस हवाले से मेयर जो है वो बनते नज़र आते हैं, और मुख्तलिफ तरीक़ों से दबाने की कोशिश की गई है। यानी आप एहतजाज करते रहेंगे, आवाज़ उठाते शुमाइला, रहेंगे? जी जी शुमाइला, जी। मैं आपकी इजाज़त से मैं सिर्फ कैसर शरीफ साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये पूछना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा कराची के मेयर के इलेक्शन में, सही, आइंदा आम इंतखाबात में जमात इस्लामी इस इलेक्शन कमीशन के ताबे इलेक्शन कंटेस्ट करेगी या इस पर अदम एतमाद करेगी, जैसे कि ठीक है तहरीक इंसाफ कर चुकी है? काशिफ, ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल का जवाब हम लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो आपने सवाल किया है इसका जवाब लेंगे, और बाकी जो हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं उनसे भी मेयर कराची के इलेक्शन और जमात इस्लामी के एहतजाज पर मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मेयर कराची का इंतखाब और जमात इस्लामी का एहतजाज। जमात इस्लामी ने ताहाल इस इंतखाब को एक्सेप्ट नहीं किया है और मुस्तरद कर दिया है, मुख्तलिफ फोरम्स पर इसे चैलेंज कर रखा है। काशिफ, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक सवाल उठाया था, कैसे साहब आप क्या कहेंगे इस पर? अगर शुमाइला इजाजत दें, कैसर भाई देखिए, अगर ये कहे तो कासिफ मैं साहब इसमें एक का सवाल ऐड जो कर है लूं। ये बड़ा अहम। अच्छा, जी कैसर साहब, जी जरूर। ये जो सवाल है काशिफ का, ये आपने सुन लिया जी, था। जी, मैं जरूर। इसमें एडिशन चाहूँगा कि इसी प्रोग्राम में कंवर दिलशाद आए थे। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात बल्दियाती एक्ट, जो मुरवजा बल्दियाती एक्ट है उसके मुताबिक हुए, इसलिए हाउस की मेजोरिटी नहीं चाहिए, जो अटेंडेंस है उसकी मेजोरिटी। और दूसरी बात उन्होंने जो एक और उसके ऊपर कही थी कि
ये जो जिम्मेदारी थी वहाँ पे नंबर पूरे करने की, ये इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने एक वाकया कोट किया था बेनज़ीर साहिबा के दौर का, जस्टिस कदीर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कि उन्हें पहले बिफोर दरख्वास्त दी गई थी तो उन्होंने सारे नंबर सेनेट के अंदर पूरे किए थे। और तीसरा ये कैसर भाई कि अभी तक जमात इस्लामी की जानिब से इस इलेक्शन के हवाले से कोई पिटिशन मेरे नज़र में नहीं अभी गुजरी। सिर्फ एक पिटिशन मौजूद है कि जिसके अंदर गैर मुंतखब को मेयर लड़ने के लिए चैलेंज किया गया है, और मुर्तज़ा वाब ने कहा है वो 10 दिनों में वो इलेक्ट भी हो जाएंगे। हाँ जी, कैसे साहब? तीन चीजें जमा हो गई। काशिफ साहब की जो राय है, कैसे साहब, आप पहले काशिफ साहब के सवाल का जवाब दे दीजिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इलेक्शन, एक शहर का इलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट, तो आपके जो इलेक्शन का जो है वो मौसर इंतजाम नहीं कर सका, और जो उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं उसको मौसर अंदाज में पूरी नहीं कर सका, तो वो पूरे मुल्क का इलेक्शन जो है वो किस तरह मैनेज करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिस पर जमात इस्लामी जो है वो देख रही है, सोच रही है, इलेक्शन कमीशन से भी अपील कर रही। ठीक है, कमीशन का जो सिस्टम और जिम्मेदार हैं उनके हवाले से नहीं। अच्छा कैसे साहब, आपकी आवाज़ हमें ज़रा कुछ सही नहीं आ रही है, इस पर हम आपसे दोबारा बात कर लेते हैं। काशिफ, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी की जानिब से जो इस मामले को उठाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, कितनी इंसाफ मिलने की उम्मीद है? देखिए, इंसाफ मिलने की उम्मीद बज़ाहिर तो अभी नज़र नहीं आती है, चूँकि पीपल्स पार्टी ने जितनी तगोदो की है, जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया है, जिस तरीके से जो उन्होंने बलदियाती एक्ट को असम्बली से पास करवा के उसमें जो उन्होंने अपनी चीज़ें सीधी की हैं, तो लगता तो नहीं है कि वो जल्दी से गिव अप कर देंगे। लेकिन देखें, असल चीज़ ये है कि आप डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं, आप डेमोक्रेट हैं, तो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेट में आप ये देखिए कि जो अक्सरियत है, चले मान लीजिए कि सादा अक्सरियत के साथ मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हो गई, ये बात तय हो गई, लेकिन जब तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेड नुमाइंदगान हैं वो भी असम्बली में होंगे, जब जमात इस्लामी के इलेक्टेड मेम्बरान भी असम्बली में होंगे, तो आप सोचिए कि हाउस के जो अपोजिशन है उसका नंबर जो है वो जो मुंतखब मेयर हैं उनके हमायतियों के नंबर से ज़्यादा निकलता है। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसा तरीकाकार है कि आपके जो ज़्यादा लोग हैं वो आपके मुखालिफ हैं और इलेक्ट हुए हुए हैं। अच्छा, आपके वो अपोजिशन बैठे हुए हैं, सपोज अगर इनको 173 मिले तो पता लगे कि 183 या 190 लोग जो सो अपोजिशन बैठे हुए हैं, लेकिन जब कहीं मेयर का इलेक्शन होगा तो फिर 173 वोट वाला जो हाउस उस वक्त जो अक्सरियत थी वो तो मेयर बन गया, लेकिन जब अक्सरियत फुल होगी, पूरा ऐवान मौजूद होगा, जो मुंतखब नुमाइंदात मौजूद होंगे, तो उस वक्त जो वहाँ पे नंबर गेम होगा उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये तो ठीक है, पीपल्स पार्टी ने अपना मेयर बना लिया और पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन भी मेयर होने की सूरत में जीतने की कोशिश करेगी, उनका राइट है, लेकिन नंबर गेम का मामला है। नंबर गेम में तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जब तक वो बाज़ाब्ता तौर पे या तो अपनी नशिस्तें खाली कर दें और पीपल्स पार्टी के लोग उस पर इलेक्ट हो जाए तो बात समझ आती है, अदरवाइज तो ये किसी टाइम भी अदम एतमाद का मामला जो है वो किया जा सकता है और होगा। और ये अदम एतमाद का मामला देखें 2 महीने बाद जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, प्रोविंशियल असेंबली, फिर आप कैसे कंट्रोल करेंगे चीज़ों को? ये इम्कान मौजूद है कि निगरान सेटअप जब आ जाए, अदम एतमाद उस वक्त अगर आ गई और तमाम नंबर पूरे कर लिए हाफिज नईम साहब ने, तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? सो ये इनको सोचना चाहिए कि इसको हमने नंबर गेम को कैसे मैनेज करना है 4 साल। ठीक है, अच्छा इम्तियाज साहब, आप क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो बात काशिफ कह रहे हैं ना, अगर इसको माना जाए तो फिर ये सबको मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनाब नंबर गेम 2 जमातों का है, 2 जमातें मिल के 193 बन रही हैं, और इसके भी एक पूरी की पूरी मौजूद है, क्योंकि जो वोट देना चाहते थे वो हाउस में आए। अब ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे थे और जो देना चाहते थे जमात इस्लामी का जामिन देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 2 जमातों के नंबर आए। देखिए इम्तियाज साहब, 2 जमातों को मिला के 193 नंबर बन रहा है। आप मुझे बताएं कि 193 वाले अपोजिशन में बैठे होंगे और 173 वाले मेयर बन के बैठे होंगे, ये कैसे जस्टिफाई होगा? मुझे इसकी जब वो मरहला आएगा ना, वो इलेक्शन अभी आ जाएगा, बजट के अंदर आ जाएगा, जब बजट पेश होगा ना कि बजट मंजूर होता है या नहीं होता, ये नंबर गेम पूरी कर सकता है कोई या नहीं कर सकता, ये कई मराइल आएंगे, कई एक रेजोल्यूशंस आएंगे हाउस के अंदर, फिर जमात इस्लामी प्रूव कर दे,
सबको बुलाए, पीटीआई के लोगों को भी बुलाए, जिनके जनाब आ जाइए, इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट दे दीजिए, सब आके इकट्ठे हो जाएं, सारे जमा हो जाएं। जहां तक आप कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस का, जिनको वोट देने के लिए नहीं आने दिया जा रहा, नो वो कॉन्फिडेंस पे resolution के भी लिए कैसे नंबर आएंगे? पूरे करना, ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि नंबर किस तरह वो पूरे करता है। जिसके खिलाफ आएगी उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है। ये अलग बात है, नंबर पूरे अखलाकी तौर तो पर तब एक बात होगी हो जब सकती लोग आएंगे ना। क्या कह रहे हैं काशिफ आप? मैं कह रहा हूं नंबर तो तब पूरे करेंगे हाफिज नईम साहब जब ये लोगों को आने देंगे। जब लोगों को आने नहीं देंगे तो नंबर कहां से पूरे करेंगे हाफिज भाई साहब? अभी उनके घरों पे जाके एफिडेविट साइन करा के कोर्ट में जमा करा दें। अभी तक पिटीशन नहीं आई है जमात इस्लामी की इस इलेक्शन के जी। अगेंस्ट, मेरे नॉलेज में नहीं है। अगर है तो मैं माजरत ये- खाऊं। ये- अगर ये- कोई ये- petition अच्छा, ये कैसे कैसे साहब शीशम लगाए? कैसे साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो सूबाई वज़रा हैं उनकी जानिब से मीडिया पे ये बयानात आते रहे कि वो जमात इस्लामी को दावत देते हैं कि वो आए, हमारे साथ मिलकर काम करें और शहर की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। तो क्या आपको बाकायदा तौर पर इसकी कोई दावत दी गई? देखिए, हम भी दावत देते रहे हैं पीपल्स पार्टी को कि भाई हमारे पास नंबर ज्यादा हैं, वोट आपसे कहीं ज्यादा हैं, 9.25 लाख वोट हैं, आपके पास 3.25 लाख हैं। हम आपको दावत देते हैं कि शहर की जो है बेहतरी के लिए सारे लोग जमा हो जाएं और जिसका हक बनता है जमहूरी तरीके से जो आया है, अवाम का वोट लेकर आया है, आप उसका साथ दें और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और बेहतर तरीके से आगे चलें। लेकिन देखिए, ये जमहूरी अमल जो है ये इसको मजाक बना दिया गया है। कराची शहर के साथ मजाक किया जा रहा है कि पहले दिन से लेके जितना भी प्रोसेस था बल्दियाती इंतहा, पहले तो ये करने को तैयार नहीं थे। जितनी उसके लिए जद्दोजहद जमात इस्लामी ने की वो सबके सामने है। हाफिज नईमुर रहमान साहब का मुसलसल एहतजाज, उसके बाद जो है वो जब हल्का बंदियां की गई तो वहां से ये धांधली। जी अच्छा, कैसे साहब से हमारा जी, कैसे साहब आवाज़ आ रही है आपको? कैसे साहब से राबता मुनक़ता हो गया है। और अच्छा, अब हम मुनव्वर आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में हैं, एप्टमा से में आज वो आए और ताजरों से उनकी मुलाकात हुई है। ज़रा उस मुलाकात का अहवाल बताइएगा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात ताजरों ने पेश किए और क्या यकीन दहानी करवाई गई उनकी जानिब से? ताजरों ने अपने मसाइल बताए कि वो खास करके जो एप्टमा की इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री जो है इनकी, वो उनके ऊपर जो कट लग रहे हैं उसकी वजह से जो उनको काफ़ी मसाइल का सामना, और वो कम बेश $4 बिलियन जो है वो इसकी इस दफ़ा एक्सपोर्ट कम हो जाएगी और जिससे मुल्क की जो आमदनी है वो भी कमी होगी और जो कम्युनिटी है उसको भी नुकसान होगा। लेकिन उस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें यकीन दहानी करवाई है कि वो इस हवाले से ताजरों की न सिर्फ राय लेंगे बल्कि जो कॉटन की एक्सपोर्ट की है उसको बढ़ाने के लिए भी जो भी उनकी तजावीज़ होंगी उसके ऊपर काम करेंगे। और ये उनका सारा वो प्लान वो इलेक्शन 2023 उसके बाद के हवाले से ही है। अभी तो फिलहाल उनके पास कोई इस तरह की चीज़ नहीं कि वो उनको सपोर्ट कर सके। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ये उनकी कैंपेन और ये उनका दूसरा दौरा लाहौर है रिसेंटली, जिसमें वो मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग जो ट्रेडर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, जो इस तरह की कम्युनिटी है और वो जो डिफेक्शन करके जो लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे तो उनके साथ मेल मुलाकात और पार्टी को पंजाब में रिवाइव करने के लिए वो अपनी एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर ताकि ये एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए वो एक ग्राउंड तैयार की जा सके और वो अगर पंजाब में अच्छा वोट ले लेते हैं तो फिर बाद में उनके लिए ये आसानी होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में जो है ना आगे बढ़ सके। और वो इस बात का इजहार कर भी चुके हैं कि वो उनकी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो आइंदा प्राइम मिनिस्टर हों। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो दौरा लाहौर के जिस मकसद का जिक्र मुनव्वर भट्ट ने किया है, अपने बाकी तजियाकारों से भी इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ा अहम और तीसरा बड़ा मुतालबा किया गया था कि जो निगरां वज़ीर आज़म है वो पीपल्स पार्टी से होना चाहिए। फिर अभी ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मुनव्वर भट्ट ने जिक्र किया कि जो आसिफ अली जरदारी की जानिब से दौरे लाहौर किया गया है, सनतकारों से मुलाकातें की जा रही हैं, तो शायद ये जहन में है कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो पीपल्स पार्टी से आना है। तो क्या यही मकसद है या कुछ और मसरूफियात भी हैं? आपको क्या लगता है इम्तियाज़ साहब? देखिए, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है कि जी निगरां वज़ीर आज़म के पीपल्स पार्टी की तरफ से हो नहीं सकता। ये कल मुतालबा किया अगर गया है मुतालबा नून लीग किया से। गया है तो वो समझ लें कि गैर जमहूरी मुतालबा है जिसने भी किया है, क्योंकि निगरां हुकूमत जब तक गैर जानिबदार ख़ुद को शो नहीं कर पाएगी, आप समझ लें कि इलेक्शन भी गैर जानिबदाराना तस्लीम नहीं किए जाएंगे। कंट्रोवर्सी रहेगी। आपको याद होगा नजम सेठी साहब के हवाले से एक बात आ गई थी, पंजाब के हवाले से 35 पंक्चर आई उन पर, चूँकि वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑब्जेक्शन किया हुआ था। इसी तरह अगर माजी में आप जाएंगे जो केयर टेकर गवर्नमेंट रही हैं तो उनकी एफिलिएशन किसी तरह हो या प्रपोजल के तौर पे वो सामने आए थे, बाकायदा एफिलिएटेड नहीं थे जो किसी भी सियासी जमात से एफिलिएटेड रहे हो। ये ज़रूर है कि हमदर्दी रखने वाले, अब ये तो फैसला ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो मौजूदा कॉम्बिनेशन है और वो जो नदीम चंद है इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके दरमियान एक इन्फ्लुएंस हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अपने नाम पेश करे कि जनाब इसको ले लें, वो हो जाए। अब तक जो आ रही है हमारे साफ़ी मीडिया पर्सनस की आ रही है, जो मीडिया हाउसेस के मालकान हैं उनके नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी होगा, निगरां वज़ीर आज़म अगर गैर जानिबदार इम्प्रेशन नहीं लेकर आया और यही मुतालबा प्रूव हो गया कि जनाब ये पीपी या नून या फलां जमात के इम्प्रेशन के साथ ये आया है, उनके कहने पर आया है, तो मैं समझता हूँ फिर इंतखाबात भी बहुत ही मुतनाज़ा रहेंगे। इसलिए गैर मुतनाज़ा निगरां हुकूमत की ज़रूरत है ताकि ये गर्म सियासी माहौल को ठंडा किया जा सके। अच्छा काशिफ, आपको क्या लगता है आसिफ अली जरदारी का दौरा दिलों में जगह बनाने की कोशिश है? देखिए, मैं जब बात करूंगा तो इम्तियाज़ फरहान साहब जो उनसे वो तो कहेंगे कि अब ऐसी कोई इख्तलाफ नहीं है। अभी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा। एक बात तो ये है कि लीडर ऑफ अपोजिशन राजा रियाज साहब हैं और राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन के साथ, राजा रियाज साहब की एफिलिएशन जहांगीर तरीन के साथ है और जहांगीर तरीन की पार्टी है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अनअनाउंस्ड अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ मिलके जो है वो कंसेंसस करेंगे निगरान सेटअप पे। नंबर 2 बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब का दूसरा दौरा लाहौर है और दूसरा दौरा लाहौर में एप्टमा हाउस वो गए हैं और इजाज गौर साहब के साथ वो बैठे हैं। अब इजाज गौर साहब कौन है? इजाज गौर साहब जो है इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में पहले नंबर पे हैं, जो यहाँ पे शहर इक़्तिदार में बातें गर्दिश कर रही हैं। अच्छा, अब तीसरी बात यह है कि जरदारी साहब जब पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए मुतवातर लाहौर बैठ रहे हैं तो नून लीग क्यों नहीं काम करेगी सिंध में अपनी जमात को मुतहरिक करने के लिए? क्योंकि पुराने लोग तो सारे नून लीग से आगे पीछे हो गए। तो अब ईद के बाद मरियम नवाज प्लान कर रही है सिंध का दौरा और वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपने लोगों की तंजीम साजी करें और लोगों के साथ मिलाएं, जिसके लिए को अमीर बख्श भुट्टो साहब हैं उनको उन्होंने ऑफर कर दिया कि आए नून लीग में और नून लीग की सिंध की सदारत संभालें। सो ये बजट पास होने के बाद ईद के बाद आप देखिएगा कि ये सियासी दंगल जो है ये खूब सजेगा। अगर जरदारी साहब पंजाब में नकब लगाएंगे तो नून सिंध में नकब लगाएगी। ये मामला इतना आसान नहीं है इत्तेहादियों का, ये मामला ऐसे इख्तलाफ का नहीं है, ये मामला है अगले 2023 के इलेक्शन का। अच्छा, अब उसके ऊपर भी कंसेंसस नहीं अभी तक हो पा रहा कि आपने असेंबली डिसॉल्व कब करनी है। असेंबली डिसॉल्व 13 अगस्त को करेंगे तो आपको 45 से 60 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। असेंबली आप 13 अगस्त से एक दिन पहले भी करेंगे तो आपको 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं। सो इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में देखिए सियासत कर रहे हैं दोनों जमातों के 35 साल से नजरियात मुख्तलिफ हैं। ये तो बुग़्ज़े तहरीक इंसाफ में इकट्ठे हो गए थे सारे के सारे, अब तहरीक इंसाफ तो जमीन बोस हो गई। अब ये आपस में लड़ेंगे और आपस में खींचातानी होंगी, फिर एक दूसरे को ये दाव पेच दिखाएंगे और उसके बाद आप देखिएगा इन दाव पेच में जमात इस्लामी की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। जमात इस्लामी की इंपॉर्टेंस होगी। मिलेगा फायदा किसको और मिलेगा? फायदा जो है, फायदा जो तहरीक इंसाफ के बचे कुछ है फैक्शन रह जाएगा, जरदारी साहब का झुकाव उनकी तरफ होगा, उनको फायदा देंगे। ये लिख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा मेरी बात। अच्छा। और नून लीग जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को फायदा देने की कोशिश करेगी। गो कि अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को नवाज शरीफ साहब ने कोई खातिर खा सीटों की ऑफर नहीं दी है, ना एक्सेप्ट की है। वो 5-7 सीटें देने को तैयार हुए हैं, लेकिन उनकी तवक्को कुछ और है। और ये जो गौहर इजाज साहब
सरदारी साहब के साथ बैठ के तमाम सनतकारों को मिला रहे हैं। मैं हैरान हूँ। हाँ। इजाज गौर साहब का ताल्लुक जी। लाहौर से, कारोबार लाहौर से, इंडस्ट्री काशिफ। पंजाब में, खत लिख रहे हैं वजीर आजम को कि टैरिफ जो है वो खत्म ठीक है, कम अब किया ये जाए अब ये बिजली का, सियासी गैस का। दौरे किसको और फायदा बैठे- देंगे ये और- तो खैर आगे और चलकर बैठ हम रहे हैं- देखेंगे, और- लेकिन और एक- बैठ रहे हैं आसिफ जरदारी साहब के साथ। ये अच्छा, बड़ी ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब ये सियासी दौरे किसको फायदा देंगे ये तो आगे चलकर हम देखेंगे, लेकिन एक और अहम दौरे की हम बात करेंगे। मोदी ने अमेरिका का दौरा किया है और हमने देखा कि व्हाइट हाउस के बाहर उनके खिलाफ एहतजाज किया गया। इंसानी हुकूक की जिस तरह से पामालियां भारत में की जा रही हैं उसको मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई है। मुनव्वर, आपको लगता है कि जिस तरह से अब आलमी सतह पर इसकी आवाज़ उठाई जा रही है, कुछ असर भारत पर पड़ने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी बहुत सी आवाजें उठाई गई है, लेकिन भारत पे कोई असर नहीं पड़ा और इन आवाजों का भी भारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी अच्छा। कल जो मुजाहरे हुए थे, मैंने कल ये अर्ज की थी कि भी इसका जो यूएस और इंडिया का मुश्तरका अलामिया उसके ऊपर कोई असर भी नहीं होगा। और आप देख लें कि जो मुश्तरका अलामिया जारी हुआ उसमें भारत की मजम्मत करने की बजाय पाकिस्तान की मजम्मत कर दी गई कि वो टेररिज्म को फरोग देने ये में तो उनकी पुरानी आदत कोई है, हाँ। इकदाम। मैं अलामिया की बात कर रहा हूँ कि भी दहशत गर्दी और कत्लो गारतगरी और इंसानी हुकूक की पामाली जो वो भारत में हो रही है, जी। जबकि मजम्मत हमारी कर दी यानी गई है। आपको लगता है तो कि कोई फर्क ये नहीं पड़ने वाला? इंटरेस्ट- इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भट्ट साहब सही कह रहे हैं। ये सिर्फ मोदी का नहीं है, हिंदुस्तान में किसी की भी सरकार हो वो बिल्कुल बेहिस सरकार है। राजीव गांधी के दौर में भी ऐसा रहा है, उनकी वालदा इंदिरा गांधी के दौर में भी हुआ है। थोड़ा सा नरसिम्हा राव वाला दौर बेहतर सा गुजरता है कहते हैं, वरना तो जो भी हुकूमत आती है इन मामले में, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के मामले में, ऑक्युपाइड कश्मीर के मामले में बिल्कुल कोल्ड होती है और बिल्कुल बेहिसी की इंतहा होती है। काशिफ, जरा मुख्तसर आप भी बता दीजिएगा, भारत टस से मस ना होगा, ऐसे ही ढिठाई बरकरार रहेगी चाहे कुछ भी कर लो? देखिए, भारत से तो हमें तवक्को ही नहीं है कि उसने टच से मस होना है। उसने तो हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे देना है। उनको तो ख्वाब में भी मोदी साहब को हर चीज़ वो पाकिस्तान की नज़र आती है कि उन्होंने खराबी पैदा की है। और बिलखसूस आप देखें, जिस वक्त से ये नए COS आए हैं हाफिज आसिफ मुनीर साहब, उस वक्त से भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है बाकायदा तौर पर। अब मसला ये है कि अमेरिका में एक दौरा हुआ मोदी का और उसके बाद एक एलामिया जारी किया गया जिसमें मुझे हैरानगी ये हुई कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो भारत के माउथ पीस बन रहा है और कह रहा है पाकिस्तान जो है वो ये तमाम इकदाम करे। मैं हैरान हूँ, इस वाइट हाउस में बैठ के ऐलान हुआ था कि मकबूजा कश्मीर का मामला हल होगा, उसके बाद मकबूजा कश्मीर के ऊपर बलवा कर दिया इंडिया ने, वहां पे कब्जा कर लिया। उसको वहां पे कोई इंसानी हकूक की चीजें समझ नहीं आती हैं। देखें, ये बुनियादी तौर पे एक मैसेज दिया गया पाकिस्तान को और जी, पाकिस्तान के मुखलिस दोस्तों को कि अमेरिका भारत इकट्ठे खड़े हैं, पाकिस्तान सोच ले कि उसने अपनी लाइन क्या लेनी है। ये बाकायदा मैसेज है और मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर हमारे स्ट्रेटजी के इदारे जो है वो देख रहे होंगे इस बात को कि जो जुल्म कर रहा है वो वहां पे मासूम बना हुआ है और जो जिन्होंने अमेरिका की जंग लड़के यहाँ पे जानों का नजराना पेश किया, अपने लोग मरवाए, अपनी तबाही घर लेके आए, उसके ऊपर कह रहे हैं कि डू मोर कर दे। मैं हैरान हूँ, इस इलामिया पे भी हैरान हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब देखेंगे कि भारत पर इसका कुछ असर होता है या नहीं होता है। बहुत शुक्रिया कैसर शरीफ साहब, तर्जमान जमात इस्लामी, हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया। मुनव्वर भट्ट लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। इम्तियाज़ खान फारहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।